क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इस वक्त में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो गोरखपुर से आई है, और गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो है 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, और साथ साथ क्योंकि अभी चुनाव भी वहां पर आएंगे कुछ समय बाद, और उन्होंने विपक्षियों पर, विरोधियों पर बड़ा राजनीतिक हमला भी बोला है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये भी सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, इस खबर का, आज की खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा क्या, ये भी सुन लेते हैं। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। PM ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। तो सुना आपने PM ऊर्जा गंगा को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, और क्योंकि आज जो है खाद कारखाने का उद्घाटन हुआ, और इससे यूरिया को लेकर के जो तमाम चीजें सामने आती हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। तो प्रधानमंत्री जहां जाते हैं बार बार न्यू इंडिया की बात करते हैं। न्यू इंडिया क्या है, डबल इंजन सरकार में कैसे न्यू इंडिया बनाने पर लगभग काम चलता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं। तो न्यू इंडिया पर आज प्रधानमंत्री ने फिर गोरखपुर में एक बार क्या कहा, सुनिए। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
तो नया भारत जब ठान लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और यूरिया की कीमतों, एक बार फिर से खाद कारखाने की अगर बात करें तो यूरिया की कीमतों पर प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, सुनिए। खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। एक देश से दूसरे देश में आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। तो यूरिया के लिए खाद के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना बड़ा जरूरी है और उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पर राजनीतिक विरोधियों पर भी कटाक्ष भी किया और राजनीतिक विरोधियों पर कड़ा प्रहार भी किया। लाल टोपी उनके निशाने पर रही। लाल टोपी पर उन्होंने क्या कहा, और लाल, ये तो आपको सुनवाते ही है लेकिन ये भी दिखाते हैं कि लाल टोपी निशाने पर उनके क्यों रही। आइए देखिए। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो आपने सुना भी और देखा भी, प्रधानमंत्री जब लाल टोपी को खतरे की घंटी कहते हैं तो आपने ये विजुअल भी देखिए कि किस तरह से लाल टोपी वाले चंदौली में पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए, पुलिस वालों को धकियाते हुए, उनके साथ बदसलूकी करते हुए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ा राजनीतिक हमला किया। चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। हमारे साथ विनोद मिश्र जुड़े हुए हैं सीधा वो न्यूज रूम से, और गोरखपुर से जुड़े हुए अजय विक्रम सिंह, अनुज यादव जुड़े हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से। अनुज, लाल टोपी आज प्रधानमंत्री के निशाने पर रही खास तौर पर, और अगर आप कहें तो आज लाल टोपी की रैली भी है, मतलब जो प्रधानमंत्री कह रहे थे समाजवादी पार्टी की रैली भी है आरएलडी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री का इशारा दरअसल क्या था जब वो लाल टोपी की बात कर रहे थे और रेड अलर्ट से जोड़ रहे थे लाल टोपी को? देखिए अशोक, वैसे तो लाल रंग को खतरे का निशान ही माना जाता है, हम भी बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ लाल खतरे का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही रहा, क्योंकि लाल टोपी का मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी राज्य के अंदर कई बार यहाँ पर सत्ता में रही है। आज जो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप उस काल को याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी की सरकारें यहाँ पर होती थी तो मीडिया की सुर्खियां क्या बनती थी? मीडिया की सुर्खियां बनती थी जंगल राज, मीडिया की सुर्खियां बनती थी कि जमीनों पर कब्जे, और मीडिया की सुर्खियां बनती थी कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज जिस इलाके में मेरठ के अंदर मैं खड़ा हूं, यहां से मुश्किल से 50 किलोमीटर आप कैराना में जाइए, शामली के अंदर जाइए, सबसे ज्यादा संरक्षण अपराधियों को उस इलाके के अंदर दिया। और सबसे बड़ी खबरें उस दौरान 2012 से 2017 तक यही बनी थी कि कैराना से आखिर लोग छोड़कर हरियाणा के राज्य के अंदर जो सोनीपत और करनाल का इलाका है वहां पर लोग जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर रंगदारी मांगी जाती थी। जो एक बार रंगदारी देता था उससे दो बार बार रंगदारी मांगी जाती थी। और एक नहीं दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने रंगदारी नहीं दी, उनके घरों में हत्याएं की गई। वहां पर लोगों को मारा गया, बेटे के सामने बाप को मारा गया, बाप के सामने बेटे को मारा गया। और आज से 5 साल पहले जब मैं 2017 के चुनाव में यहाँ पर स्टोरीज करने आया था तो मैंने वो आंसू, वो दर्द अपनी स्टोरी के माध्यम से दिखाया था। और एक बार फिर कल मैं उसी इलाके में था और वापस मैंने जाकर ये
जानने की कोशिश की स्टोरी के माध्यम से कि क्या आज क्या बदलाव है। आज जिन इलाकों में 2017 में जाते हुए हम खुद डर रहे थे, आज हम वहाँ खुलेआम वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे। जहाँ लोग बोलने से डरते थे, आज वहाँ खुलेआम लोग बोल रहे थे कि अपराध का तो अब नाम निशान भी इस इलाके के अंदर नहीं रहा है। जो हरियाणा राज्य और उत्तराखंड में गए थे वो वापस आकर आज अपना वहाँ पर उद्योग धंधा चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं कहानी बता रहा हूँ, लेकिन पूर्वांचल भी इससे अछूता